नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, अक्सर आप ये सोचते होंगे कि हमारा देश भी अमेरिका, जापान या फिर चाइना की तरह अभी तक तरक्की क्यों नहीं कर पाया। तो दरअसल इसका कारण है कि इस देश की राजनीति, और उससे भी ज्यादा जिस चीज ने इस देश को खोखला बनाया है वो है तुष्टीकरण की राजनीति। दोस्तों, इस देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति कितनी ज्यादा होती है ये मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है, और अक्सर यह तुष्टीकरण की राजनीति ही विपक्ष का आखिरी हथियार बचता है जब उसके पास बीजेपी को या फिर बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ कोई सटीक वजह नहीं मिलती विरोध करने की। तो यह पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती है। यह पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति में इतनी मशगूल हैं कि अगर आप देश में चुनाव करवा लो तो यह लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। देश में कोई विकास कार्य कर दो तो यह लोग तुष्टीकरण का मार्ग अपनाते हैं, और अगर हिंदुओं के हित में कोई कार्य कर दो तो भी यह लोग तुष्टीकरण की राजनीति ही करते हैं। और अब यही पार्टी के लोग इसी तुष्टीकरण की राजनीति के दम पर लक्षद्वीप के अंदर होने वाले परिवर्तन जो कि विकास के लिए जरूरी है उसके ऊपर रोक लगाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आखिर क्या यह पूरा मामला, जानने के लिए आप यह वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, भारत के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में आजकल राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस, लेफ्ट और एनसीपी का आरोप है कि बीफ बैन और गुंडा एक्ट को लागू कर मोदी सरकार इस शांत पड़े मुस्लिम बहुतायत द्वीप समूह में अपना कम्युनल एजेंडा थोपने की कोशिश कर रही है। इससे उलट मोदी सरकार के प्रतिनिधि और लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का दावा है कि इस पिछड़े हुए प्रदेश में उनका इरादा अब विकास की गंगा बहाने का है, जिसमें नाकाम रही हैं वो तमाम पार्टियां जो आजादी के बाद से यहां की सियासत पर हावी रही हैं और अल्पसंख्यक कार्ड खेलने के बावजूद यहां का विकास नहीं कर पाई। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में केरल के राजनेताओं द्वारा समर्थित कुछ इस्लामिकों ने नए सुधारों में बाधा डालने के लिए लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल और उनके प्रशासन के खिलाफ एक प्रचार युद्ध छेड़ दिया है। ऑर्गेनाइजर की एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार इस्लामिकों ने पटेल पर लक्षद्वीप के इस्लामिक चरित्र को कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि लक्षद्वीप के अंदर मुसलमानों की संख्या करीब 96% है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल कोड़ा पटेल के नए फैसलों पर इस केंद्र शासित प्रदेश में लोगों की नाराजगी उफान पर है। यहां पुलिस और प्रशासन को अधिक अधिकार देने वाले कानूनों, मिड डे मील में नॉनवेज बंद करने और सरकारी कर्मचारियों को हटाए जाने को लेकर स्थानीय नेताओं ने राष्ट्रपति से प्रशासक की शिकायत की है। वहीं सोशल मीडिया पर शुरू हुआ लक्षद्वीप बचाओ अभियान #सेव लक्षद्वीप ट्रेंड कर रहा है। प्रफुल्ल पटेल सिर्फ लक्षद्वीप ही नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव और दादरा नगर हवेली के भी प्रशासक हैं। पीएम मोदी ने केंद्र में सत्ता संभालने के 2 साल बाद ही अगस्त 2016 में प्रफुल्ल पटेल को दमन दीव का प्रशासक बनाया था, और उसके बाद जनवरी 2020 में दादरा व नगर हवेली की भी जिम्मेदारी दी थी, और दिसंबर 2020 से प्रफुल्ल पटेल लक्षद्वीप के भी प्रशासक हैं। पीएम मोदी को उनकी काबिलियत पर भरोसा है, इसलिए एक के बाद एक 3 केंद्र शासित प्रदेशों का जिम्मा उन्हें दिया गया है। प्रशासक के तौर पर मोदी के इसी भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करते हुए प्रफुल्ल पटेल ने लक्षद्वीप की तस्वीर भी बदलने की पूरी कोशिश शुरू की है। जहां आजादी के 7 दशक बाद भी गरीबी और पिछड़ापन है, विकास की रफ्तार धीमी है, लेकिन अपने एजेंडे पर प्रफुल्ल पटेल आगे बढ़ रहे हैं। उससे पहले ही उन पर संघ परिवार का कम्युनल एजेंडा लक्षद्वीप में थोपने का आरोप चस्पा कर दिया गया है। उन पर चौतरफा हमले हो रहे हैं और इसी बहाने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि इस विरोध में कौन सी राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं, उससे पहले आप यह समझ लीजिए कि आखिर इस नए कानून का विरोध हो क्यों रहा है। इस केंद्र शासित प्रदेश में युवाओं में शराब और नशीली दवाओं की लत बढ़ रही है। दिसंबर 2020 में जिम्मेदारी संभालने की तुरंत बाद प्रफुल्ल पटेल ने बढ़ते खतरे से लड़ने के लिए पूरे लक्षद्वीप में 18 छापे मारे थे। इसके अतिरिक्त शराब और नशीली दवाओं की तस्करी और वितरण को प्रतिबंधित करने के लिए लक्षद्वीप में गुंडा एक्ट लगाया गया था। नए प्रशासन की जिन नीतियों का विरोध किया जा रहा है उनमें 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को
पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने का है। एक नियम जो पहले से ही कई राज्यों में लागू हो चुका है। तट के किनारे अवैध भंडारण सुविधाओं को हटाने और अधिकारियों से उचित अनुमति के बिना व्यक्तियों को अपनी नाव को पट्टे पर किराए देने के खिलाफ नाव मालिकों के लिए जारी सख्त आदेश इसमें शामिल है। अब ऐसे में इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है ताकि इस द्वीप की आधी से ज्यादा जनसंख्या पर मुस्लिम रहते हैं और अगर 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा तो लगभग सभी उम्मीदवारों का काम चौपट ही हो जाएगा और इसलिए इसका विरोध भी किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अब समय की जरूरत बन चुकी है कि देश के अंदर इस समय जनसंख्या कानून लागू कर दिया जाए और उसी के साथ लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल कोड़ा ने वहां पर पशु संरक्षण का हवाला देते हुए बीफ उत्पाद बैन करने के आदेश दे दिए हैं, जो कि वैसे तो एक बहुत ही सराहनीय फैसला है, लेकिन कांग्रेसी और वामपंथियों इससे कभी भी सहमत नहीं होंगे। वहीं आपको कल ही मैंने बताया था कि किस प्रकार से असम के सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा ने भी असम के अंदर गौ तस्करी के ऊपर कानून लाने की बात कही है। पटेल कथित तौर पर लक्षद्वीप में बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं को लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य इसकी पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने का है। और अब जब देश हित के अंदर कोई कार्यवाही हो रही हो, उसके ऊपर विपक्षीय लेफ्टिस्ट और हमारी प्यारी कांग्रेस उन कामों में अपना हाथ ना अड़ाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए पड़ोसी राज्य केरल के विपक्षी दलों मुस्लिम लीग, सीपीएम, कांग्रेस और एनसीपी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। लक्षद्वीप से एनसीपी के सांसद मोहम्मद फैजल, पड़ोसी राज्य केरल के टीएन प्रतापन, एलामारन करीम और मोहम्मद बशीर ने केंद्र से अपील की है कि लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को वापस बुलाएं। दरअसल लक्षद्वीप से ज्यादा भूचाल इस समय केरल में आया हुआ है। केरल की राजनीति में कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां आमने सामने हैं, लेकिन लक्षद्वीप के मामले में एक साथ, क्योंकि उन दोनों के साझा निशाने पर है बीजेपी। लक्षद्वीप के बहाने मोदी सरकार पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। खास तौर पर यहां के प्रशासक की भूमिका निभाने वाले प्रफुल्ल पटेल निशाने पर हैं। प्रफुल्ल पटेल पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी भी हैं। 2010 में वो गुजरात के गृह राज्य मंत्री भी बने थे और इसीलिए यह राजनीतिक पार्टियां अब किसी भी तरीके से सिर्फ मोदी को बदनाम करने की साजिशें रच रही हैं। पहले टूल किट, उसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने जिस दिन शपथ ली थी, ठीक उसी दिन किसानों द्वारा काला दिवस विरोध प्रदर्शन रखना कहीं ना कहीं मोदी की छवि को देश में दूषित करने का प्रयास है, जिससे यह लोग 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव पर विजय पा सकें और बीजेपी को वापस से विपक्ष में भेज सकें। इसके लिए इन्होंने सोशल मीडिया का भी बखूबी प्रयोग किया और वापस से इस मामले को भी तेजी देने के लिए सोशल मीडिया का ही प्रयोग किया जा रहा है। कई सोशल मीडिया हैंडल पटेल की सुधार नीतियों का विरोध करते हुए आए हैं, उनके प्रशासन को फांसीवादी बताते हुए नजर आए। खास बात यह है कि सोशल मीडिया पर बीजेपी विरोधी दुष्प्रचार करने वाले सामान्य संदिग्धों की भी पटेल के खिलाफ हैशटैग का प्रचार करते देखा गया है। जय हिंद, जय भारत।